नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम। उम्मीद करता हूँ आप होंगे कुशल मंगल से। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं या फिर जिनका एडमिशन लगभग होने वाला है कुछ ही वीक के अंदर में। ठीक है, चाहे आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो या स्टेट यूनिवर्सिटी में हो या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, इस वीडियो में दी गई सूचनाओं को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद समझिएगा। और अगर आप भी इस वीडियो में बताई गई समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो किसी एडमिशन को लेकर नहीं है, किसी इंटरव्यू को लेकर नहीं है और किसी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर भी नहीं है। मैं सीधा क्लियर कर दिया पहले ही 10 सेकंड में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन हो चुका है पीएचडी में या जिनका एडमिशन कुछ कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में हो सकता है होने वाला है। कुछ सवाल आपके आए हैं ईमेल पर और कुछ समस्याएं भी हैं। उन्हीं सवालों के समस्याओं के समाधान के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपकी भी वो समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर इससे कोई अलग समस्या है तो वो बताइएगा। सवाल पहला आया है जो ईमेल पर पूछा गया है, क्या पीएचडी के दौरान अटेंडेंस कंपलसरी होती है या नहीं, या ऑप्शनल होती है? ये बिल्कुल सही सवाल है और यूजीसी ने बहुत ही सख्त तरीके से कह दिया है, यदि कोर्स वर्क में एडमिशन लेने वाले बच्चे की अटेंडेंस 75 अर्थात 75% से कम होगी तो उस बच्चे को कोर्स वर्क के एग्जामिनेशन देने से रोक दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। चाहे आपका पार्ट टाइम पीएचडी हो या फुल टाइम पीएचडी हो, डिस्टेंस से पीएचडी हो या रेगुलर माध्यम से पीएचडी हो, कोर्स वर्क का आपका अटेंडेंस 75% कम से कम, या उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कोर्स वर्क के एग्ज़ाम को नहीं देने दिया जाएगा। और एक और बात से जुड़ी हुई, यदि आप कोर्स वर्क का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, अगर आपने कोर्स वर्क का एग्ज़ाम नहीं दिया और आप फेल ही माने जाएंगे, तब तक आप अपने टॉपिक को डिफेंड नहीं कर सकते, टॉपिक रख नहीं सकते। और जब तक आपका टॉपिक डिफेंड नहीं होगा, अपने पीएचडी को लिखने की शुरुआत आप नहीं कर सकते और ना ही आपकी सुपरवाइजर, प्रेक्षक यानी कि गाइड का अलॉटमेंट यानी कि नियुक्ति की जाएगी। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। बहुत आसानी से बताया है लेकिन नियम बड़ा ही ज़रूरी और सख्त है। एक और बात, कई बच्चों ने सवाल किया कि जिस टॉपिक को लेकर हम इंटरव्यू में जाते हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए, क्या उस टॉपिक में थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ हम पीएचडी में काम कर सकते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो क्या हमारा पीएचडी कैंसिल तो नहीं कर दिया जाएगा? सही सवाल है और ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला सवाल भी होता है लाखों बच्चों के लिए हिंदुस्तान में। उसका जवाब सुन लीजिए, 2 लाइन का है। आप टॉपिक में परिवर्तन कर सकते हैं और आपका पीएचडी कैंसिल नहीं होगा। आप टॉपिक में परिवर्तन कर सकते हैं 50% तक और पीएचडी आपका रद्द नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आ जाएंगे तब समस्या हो सकती है आपके विभाग को, आपकी सुपरवाइजर को यानी कि शोध निर्देशक को। और यदि आप पूरे टॉपिक को परिवर्तन करना चाहते हैं तो बकायदा आपको, जब आपका टॉपिक प्रेजेंटेशन होगा, आपके टॉपिक को रखने का आपको मौका मिलेगा, तब आप वहां ये स्पष्ट करिएगा, इसकी व्याख्या कीजिएगा विद लॉजिक और तर्क के साथ में कि आप अपने टॉपिक में परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं। और यदि आपको लगता है मुझे टॉपिक नया रखना है, मैं नए विषय पे काम करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो जब आपका डीआरसी या डीएमआरसी, कहीं हर जगह अलग अलग होता है, कहीं बीआरएस बोलते हैं, कहीं बीआरसी बोलते हैं, कहीं डीआरसी बोलते हैं, कहीं आरएसी बोलते हैं, है ना। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग तरीके होते हैं जहां आपका टॉपिक डिफेंड का ये तरीका बनाया गया। ठीक है, जो भी आपका कमेंट करके बताइएगा। उस बैठक में आपको अपने शोध निर्देश, अपने विभाग के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के माध्यम समकक्ष में, एचओडी के समकक्ष में, और हो सकता है कुछ सीनियर बच्चे ही बैठे हों, वहां आपको अपने टॉपिक के बारे में अपनी बातचीत करनी है। वहां टॉपिक में क्या परिवर्तन करना है, क्या चेंजेस करने हैं, क्या उसमें ऐड करना है, क्या डिलीट करना है, या नया टॉपिक रखना है, इसको लेकर वहां बातचीत होती है। और उस बातचीत के समाप्त होने के बाद वो जो कमेटी बैठी होगी इंटरव्यू पैनल की, जो आपकी डीआरसी की मीटिंग होगी, उसके अंदर भी, जो हर 6 महीने में होती है विभाग में, आपको अपने सुविधा के अनुसार भी आपको करवा सकते हैं। एक निजी बच्चे के लिए भी यह डीआरसी करवाया जाता है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी इसको बोलते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, जहां पर आपको अपने टॉपिक को लेकर अन्य कमेटी के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। तो आप इस तरीके से अगर अपनी बात को रखते हैं और इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तब आप अपने टॉपिक में परिवर्तन या नए टॉपिक को लेकर भी काम करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी पीएचडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरा सवाल जो आया, जरूरी सवाल आया फेलोशिप को लेकर।
किसको फेलोशिप मिलती है, कितनी फेलोशिप मिलती है। और कई बच्चों का सवाल आया कि हमारे यहाँ फेलोशिप यूजीसी के नियम के तहत नहीं दी जा रही है। 3 सवाल है, तीनों के जवाब सुनिएगा ध्यान से, वीडियो लंबा होगा तो होने दीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, मुझे इसकी नीड नहीं है। मेरा काम है आप तक बात पहुंचाना, आपका काम है उसको सुनना। ये भिखमंगाई वाली काम दशकंठी नहीं करता है, ठीक है। शेयर करने की जरूरत आपको लगे अगर तो करिएगा, मेरी ना ही आपसे कोई निवेदन है, ना ही आवेदन है, ना ही कोई ऑर्डर या आदेश है। हम कहाँ पर थे, तो आपके सवाल पर थे। ये बिल्कुल सही बात है कि यूजीसी ने नॉन नेट फेलोशिप 8000 रखा है। जिनका नेट क्वालिफाई, अब तो जब से नियम आया है ये मार्च 2024 के आसपास, आपने पढ़ा होगा 29 मार्च का, जिसमें अब तो नेट लगभग हटाई दिया है, नेट मैंडेटरी कर दिया है। यदि आपका एडमिशन पहले से हो रखा है और आप नॉन नेट फेलोशिप आपको नहीं मिल रही है तो 8000 का प्रावधान रखा गया है यूजीसी की तरफ से। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं जो 8000 से कम भी फेलोशिप दे रहे हैं और कुछ विश्वविद्यालय हैं जो 8000 से ज़्यादा फेलोशिप भी देते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत से विश्वविद्यालय हैं भारत में जो नॉन नेट फेलोशिप 8000 से भी ज़्यादा देते हैं। दिल्ली का अंबेडकर विश्वविद्यालय भी इस कैटेगरी में आता है और गुजरात के बहुत से विश्वविद्यालय हैं, यूपी के बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो 8000 से ज़्यादा और कम फेलोशिप भी बच्चों को देते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, देखो ज़्यादा पैसा मिलेगा तो मैं जानता हूँ आप क्लेम नहीं करेंगे, आपको समस्या नहीं है। हाँ, कम पैसा मिलेगा तो समस्या पैदा कर देंगे। लेकिन उसके लिए एक दूसरा पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं हुई, 3 महीने का मिला के रिपोर्ट जाता है यूजीसी में, तब भी आपकी फेलोशिप रोक दी जाएगी। अटेंडेंस कम होने पर आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा कोर्स वर्क का, प्लस आपकी फेलोशिप भी रोकी जा सकती है। जिन बच्चों को ये समस्या है कि सर 6 महीने से 1 साल के हमारी फेलोशिप नहीं आ रही है, क्या हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, कोई समस्या है, समस्या यही है कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है उस रिकॉर्ड के अनुसार, इसीलिए आपकी फेलोशिप स्थगित कर दी जाती है। फिर सवाल आता है इसका समाधान क्या है। इसका समाधान है अपनी अटेंडेंस पूरी करिए, टाइम से क्लास लेने जाइए, अपनी अटेंडेंस लगवाइए, और अगर बहुत रेयर कंडीशन में है तो शायद आप 1-2 सेमेस्टर में एक मेडिकल भी कंसिडर करती है यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। तीसरा और लास्ट सवाल आया, क्योंकि वीडियो 8 मिनट से मैं लंबा नहीं बनाना चाहता, वीडियो का सेकंड पार्ट की अगर जरूरत पड़ती है, यदि आपके कुछ सवाल आते हैं गंभीर सवाल, तो उसकी भी हम बात कर लेंगे। 3-4 दिन पहले एक नया नियम आया है यूजीसी के, इसमें कह दिया यूजीसी ने कि नेट और पीएचडी बहुत से विश्वविद्यालयों में अब मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्या यह बात सही है? कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन किस बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी और उस फैकल्टी के कितने परसेंटेज एरिया के बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी। मान लीजिए किसी फैकल्टी में 10 टीचर की नीड है, 10 टीचर वहाँ ऑलरेडी नियुक्त पद है, लेकिन वहाँ 7 पद भरे हुए हैं, 3 पद खाली हैं। अब उन 3 पदों पर नेट क्वालिफाई बच्चों को मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब या फिर विदाउट नेट को मिलेगी, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, स्पष्टीकरण नहीं है इसकी तरफ से, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत से स्टेट विश्वविद्यालयों में और बहुत से प्राइवेट विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विदाउट नेट, विदाउट पीएचडी आप पढ़ा भी सकते हैं। मैंने स्वयं पढ़ाया है, लगभग 4 साल मैंने स्वयं पढ़ाया है, 4 अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है, वर्तमान में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और एक स्कूल में भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और लीगल तरीके से, जैसा कि यूजीसी ने कहा कि एक समय पर 2 डिग्रियां कर सकते हैं, तो आप एक समय पर 2 जगह पढ़ा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। हाँ, तरीका आपको मालूम होना चाहिए और लीगल तरीके से काम करेंगे, नहीं आपको घबराने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आप पे कोई लीगल एक्शन कभी होगा। बस रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करिए, सरकारें नहीं करती हैं मत करिए, लेकिन आप और हम तो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, अगर हम ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो संविधान का क्या होगा। क्योंकि जब विपक्ष खामोश हो जाता है तभी विपक्ष की भूमिका निभाता है विद्यार्थी, और उसको मजबूती देती है हमारी शिक्षा प्रणाली। ये बात मैंने आपसे कही है, इस बात को लेकर आप लाइक शेयर मत करिएगा। ये बात कही थी 1932 में कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद ने। सभी को जय हिंद, जय भारत। सावित्रीबाई फुले की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिरसा मुंडा सर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आपके सवाल, आपकी समस्याओं के साथ। आपके पास भी आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, गुर्दे में कहीं कोई सवाल, जिज्ञासा, चिंता पैदा हो गई हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, पुनः सभी को जय हिंद, जय भारत।